अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का लास्ट लेक्चर्स। आज की इस सीरीज़ का लास्ट लेक्चर्स अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। डिटेल में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे पहले हम 7 से 8 लेक्चर्स हम यूवी विजिबल पे अपलोड कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस पर विज़िट कर सकते हैं और उसको वॉच कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दी एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, दीज आर आल्सो द इम्पॉर्टेंट। और इसमें कोई इतनी कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है भाई। ऑन द बेसिस ऑफ लैम्डा मैक्स वी कैन आइडेंटिफाई आवर अननोन कंपाउंड। ओके हो गया। अगेन आई एम रिपीटिंग, on the basis of lambda max we can identify the unknown compound because all the compounds have specific lambda max value, all the compounds have different lambda max value and we can easily identify the unknown compound in our sample। तो सिंपल ट्रिक है, बस सिंपल यही चीज़ है, बाकी कुछ भी नहीं है। जितनी एप्लीकेशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि यही ट्रिक अप्लाई हो रहा है, यही जो प्रिंसिपल यूज हो रहा है। तो दीज आर द कोर्स आउटलाइंस। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले इनकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स। क्या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी नेचुरल प्रोडक्ट्स में से एनालाइट को क्वांटिफाई करती है? जी बिल्कुल करती है। कैसे? नेचुरल प्रोडक्ट्स इज़ अ केमिकल कंपाउंड सब्सटेंस मेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम नेचुरली प्रिपेयर करते हैं। दीज आर द नेचुरल प्रोडक्ट्स। लाइक मिल्क है, हनी है, फूड प्रोडक्ट्स हैं, स्टार्च, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, दीज आर ऑल दी natural products. These are all the biomolecules generally. UV visible describe the conformational transition in the protein and nucleic acids. तो बेसिकली ट्रांजिशंस होती हैं प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड के बीच में, और फिर उसके बाद शिफ्टिंग होती है। तो लैम्डा की बेस पे हम इसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ मिल्क, जो मिल्क के कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और टिपिकली स्टडीड इन द यूवी रीजन। तो उनको हम जनरली यूवी रीजन में स्टडी करते हैं, और उनकी रेंज क्या होती है, 185 से लेकर 2 नैनोमीटर तक इसकी रेंज होती है। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम शो दी अडल्ट्रेशन इन दी मिल्क। अगर किसी ने मिल्क के अंदर अडल्ट्रेशन की हुई है, मिलाप की हुई है, लाइक फैट्स है, शुगर डाला हुआ है, ज़्यादा फॉरेन प्रोटीन उसमें डाली हुई है, तो आप इजीली उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज उसमें जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी वो डिफरेंट आ रही होगी, जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरह कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड्स है, इन द सॉल्यूशन कैन इजीली बी डिटरमाइंड, एक्यूरेटली डिटरमाइंड यूजिंग द लैम्बर्ट बेयर लॉ, आप यूज़ करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह प्रोटीन में अडल्ट्रेशन है या कंसंट्रेशन है, तो डिफरेंट इमाइनो एसिड जो हैं, लाइक दिस डिफरेंट ट्रिप्टोफान है, टायरोसिन है, दे शो द लैम्डा मैक्स डिफरेंट, दे कैन बी आइडेंटिफाइड। अगर आपकी प्रोटीन में ट्रिप्टोफान है तो देन आपका जो है ना वो 275 पे ऊपर इसकी लैम्डा मैक्स होती है, और देन 280 नैनोमीटर के ऊपर इसकी लैम्डा मैक्स होती है। तो ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह ट्रिप्टोफान को देखें तो दिस इज द ट्रिप्टोफान स्ट्रक्चर है, दिस इज द टायरोसिन है, और दोनों की डिफरेंट वेव लेंथ है, लैम्डा मैक्स है, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, तो अगर आपके नेचुरल सैंपल में न्यूक्लिक एसिड्स की कंसंट्रेशन मौजूद है तो आप इसको इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं फ्रॉम देयर स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंस एट 260 नैनोमीटर पे आपके जिनली न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट इंडिकेट होते हैं, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलिक कंपाउंड्स इन द वाइन, शराब के अंदर जो फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं आप उसको भी एनालाइज कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज जो फिनोलिक कंपाउंड्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कलर, फ्लेवर एंड वाइन्स, ये वाइन्स की कलर देते हैं, उनको फ्लेवर देते हैं। देयर कंसंट्रेशन इज डिटरमाइंड यूजिंग द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आप ये भी कर सकते हैं क्योंकि फिनोलिक कंपाउंड्स की डिफरेंट और स्पेसिफिक लैम्डा मैक्स वैल्यू होती है। इस तरह सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफरल इन द फूड प्रोडक्ट्स, स्पेशली हनी के अंदर और जो फूड प्रोडक्ट्स होती हैं इनके अंदर ये कंपाउंड देखा जाता है। और ये जो HMF है, हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफरल, ये बेसिकली फॉर्म होता है ड्यू टू दी पैसेज ऑफ टाइम, ड्यू टू द डीकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो वो उस हनी के अंदर जो शुगर्स होती हैं लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप 3-4 साल के बाद, हालांकि हनी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन फिर भी ड्यू टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन ये जो कंपाउंड है हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफरल वो ऐसा ऐसा स्लोली डिकम्पोज होता जाता है, जिसकी वजह से आपके हनी का टेस्ट भी चेंज हो जाता है और थोड़ा सा उसमें टॉक्सिसिटी भी आ जाती है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
आपने हनी की क्वालिटी चेक करनी होती है। तो क्वालिटी कैसे चेक करोगे? आपने HMF को क्वांटिफाई करना होगा, क्योंकि HMF की एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है जो कि कितनी होती है 284 नैनोमीटर पे जाके ये मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस देता है। अगर आपके हनी में वो कंपाउंड मौजूद है, आप सैंपल प्रिपेयर करें, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे जाएं, उसका एनालिसिस करें। अगर आप 284 नैनोमीटर पे आपको मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस मिल रही है तो इट मीन वहाँ पे आपकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ HMF बन चुकी है आपकी हनी के अंदर, और आपकी शुगर्स कन्वर्ट हो चुकी हैं HMF में, और वो हनी आपके खाने के काबिल नहीं रहा है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HMF, हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉस्फोरल। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देखते हैं। तो डेजोल्यूशन एंड टेस्टिंग ऑफ टैबलेट्स, तो डिफरेंट जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है, और उनमें अगर किसी चीज़ की फार्मूलेशन होती है तो वो भी देखी जाती है। ठीक है, एनालाइज्ड बाय द मेकिंग दी सूटेबल सोल्यूशन ड्रग्स का बनाया जाता है, और उसमें एब्जॉर्बेंस चेक की जाती है, और इसकी स्पेसिफिक वेवलेंथ पे इसकी एब्जॉर्बेंस आपको मिलती है। इसी तरह पैरासीटामोल जो टैबलेट्स होती हैं, डिफरेंट फार्मास्यूटिकल मेडिसिन जो प्रोडक्ट्स होती हैं, लाइक पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल जो है इसकी भी जन्नी आपने क्वांटिफिकेशन करनी होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ नाउन एज पेन किलर भी इसको कहते हैं, रिड्यूस द फीवर, बट इट्स एक्यूट, इसकी जो शदीद अमाउंट है, एक हद से ज़्यादा जो अमाउंट होती है, ओवरडोज होती है, इट इज़ वेरी मुहल्लक होती है, फैटल होती है, ख़तरनाक होती है, टॉक्सिक होती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वांटिफाई दिस पैरासीटामोल इन दी सैंपल। तो आपने पैरासीटामोल को क्वांटिफाई करना होता है, क्योंकि इसकी भी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ मौजूद होती है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम प्रोवाइड द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द फार्मास्यूटिकल कंपाउंड। तो ये सिंपल इसका मैकेनिज्म है। मैनी फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स कंटेनिंग दी क्रोमोफोर्स, बहुत सारे जो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्रोमोफोर्स होते हैं, लाइक एंटीबायोटिक्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। लाइक एंटीबायोटिक्स की एग्जांपल लें तो इसमें एक टेट्रासाइक्लिन होती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती है। तो टेट्रासाइक्लिन की जो लैम्डा मैक्स होती है वो 360 नैनोमीटर पे ये मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस देता है। इस तरह पैरासीटामोल है तो ये भी एक फिक्स लैम्डा मिक्स पे जाके ये वैल्यू देता है। थर्ड है सेपरेशन प्रोसेस। आप डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को, डिफरेंट कंपाउंड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज हर फंक्शनल ग्रुप की अपनी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। लाइक अगर किसी कंपाउंड में एल्डो ग्रुप मौजूद है तो ये ऑलमोस्ट ये 290 नैनोमीटर इसमें जो मैक्सिमम वेवलेंथ आती है। कार्बोक्सिलिक की 208 होती है, और इस तरह इमाइड की 220 होती है। तो इस बेस पे आप कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इस तरह ड्रग सेपरेशन, मैनी ड्रग्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्वेंट बाय मेजरिंग द एब्जॉर्बेंस एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ पे आ जाते हैं क्लिनिकल स्टडी। क्लिनिकल स्टडी में आपका वाटर सैंपल है, एयर सैंपल है, यूराइन सैंपल आ जाता है, ब्लड सैंपल आ जाता है। तो आप यूराइन सैंपल में जो यूरिक एसिड होता है ये बड़ा ख़तरनाक होता है, टॉक्सिक होता है, इसको क्वांटिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, यूरिक एसिड की क्वांटिफिकेशन करते हैं बाय द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, बिकॉज यूरिक एसिड की जो लैम्डा मैक्स होती है वो कितनी होती है, वो 294 नैनोमीटर इसकी लैम्डा मैक्स होती है। इस तरह ब्लड सीरम है तो आप हीमोग्लोबिन की क्वांटिफिकेशन कर लेते हैं इन द ब्लड बाय द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, बिकॉज उसमें जो हीम ग्रुप मौजूद है उसकी लैम्डा मैक्स कितनी होती है, 269.2 नैनोमीटर होती है। अब हम मैक्रोबायोलॉजी में आ जाते हैं। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर, साइज एंड शेप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर आपकी कोई फूड प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी चीज़ है, तो उसमें आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उनको भी आप देख सकते हैं, उनकी स्ट्रक्चर को, उनके साइज़ को, उनकी ग्रोथ को आप एनालाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बेसिकली उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्रोमोफोर्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोफोर्स होते हैं। तो टू डिटरमाइन दी अब्जॉर्प्शन लाइट ऑफ द मैक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो यूवी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और शिफ्टिंग करवाते हैं लैम्डा मैक्स के हवाले से, तो उस पर एक मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस आती है। तो एज मैक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो स्पेक्ट्रा चेंज, आप क्या करते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कोई सोल्यूशन है, आपको पता है कि इसमें मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, आप कोई डे टू डे उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो भाई आप एक दिन उसका क्या ले लें, यूवी विजिबल पे जाके उसका एनालिसिस कर लें, तो आपको लैम्डा मैक्स मिल जाएगी, स्पेक्ट्रा उसको नोट कर लें। फिर आप 2 दिन के बाद उसी सोल्यूशन को जाके यूवी विजिबल पे आप परफॉर्म करें, तो आप देखेंगे कि उसकी जो वेव लेंथ है वो शिफ्ट हो चुकी होगी। अब आपकी जो लैम्डा मैक्स पे वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, इट मीन ग्रेटर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन एनी सोल्यूशन ग्रेटर इन द अब्जॉर्बेंस। तो आप देखेंगे कि अगर उसमें अब्जॉर्बेंस की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इट मीन आपके सोल्यूशन में बैक्टीरिया की ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। तो ये बेसिकली इसका फंक्शन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। 6 पे एंजाइम एसे स्टडी। व्हाट इज मीन बाय एसे?
ऐसे मीन मयरिंग द एक्टिविटी ऑफ एनालाइट। तो किसी भी एनालाइट की एक्टिविटी को मैयर करना, दिस इज नोन एज एसे। यूजिंग द एब्जॉर्बेंस मयरिंग द एक्टिविटी ऑफ इंजाइम, आपका रिएक्टेंट होता है, आप एंजाइमेटिक जो एनालिसिस करते हैं, रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो इंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन परफॉर्म होते हैं और आपका रिएक्टेंट फाइनली क्या हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी एक्यूरेटली मैयर्ड किया जाता है बाय यूजिंग द यूवी विजिबल। तो आपने उसका रेट डिटरमाइन कर लेना होता है। एंजाइम सब्सट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, एंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्स बनता है और फिर उसके बाद एंजाइम और प्रोडक्ट बन जाता है, बाई प्रोडक्ट। द बाई प्रोडक्ट कैन बी क्वान्टिफाइड एंड अब्जॉर्ब बाई मॉनिटरिंग दी इट्स मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन वेवलेंथ के बेस पे इसको हम क्या कर लेते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। ये थी हमारी मेन एप्लीकेशंस जो हमारी जीसी के कोर्स में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बाकी भी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज अगर हैं तो उसमें ये डेफिनेटली आपकी मौजूद होंगी, ठीक है, हायर स्टडी पे। ये मैंने एमएससी को कोर्स पढ़ाया था, एमएससी 2 का ये कोर्स मैंने जीसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में पढ़ाया था। ओके, अब नेक्स्ट मूव कर लेते हैं अदर एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये बेसिक एप्लीकेशन है जो आपको हकनवाद भट्टी की बुक में भी मिल जाएंगी, चौधरी सनाउल्लाह की बुक में भी मिल जाएंगी, आपको एम यूनिस की बुक में भी आपको मिल जाएंगी। ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक हो गया। वो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो जो एप्लीकेशन, वो आपको इतनी आसानी से कहीं नहीं मिलने वाली। ओके, स्ट्रक्चर एलुसिडेशन की बात कर लेते हैं। तो भाई सिंपल बात है, अननोन कंपाउंड आप ले लें, ठीक है, आप अननोन कंपाउंड ले लें, उसको जाके एनालाइज करें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर, तो उसकी एक लैम्डा मैक्स आएगी। फिर आपने क्या करना होता है, उसके स्टैंडर्ड ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, तो आपने क्या करना होता है, आपने उनको स्टैंडर्ड के साथ मैच करना होता है कि स्टैंडर्ड के साथ इसकी डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑलरेडी लिटरेचर में अवेलेबल हैं, ठीक है, आप उसको आर्टिकल पढ़ें, उसमें स्टैंडर्ड अवेलेबल हैं, तो आप उनके साथ अपनी लैम्डा मैक्स को मैच करेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि आपका जो अननोन कंपाउंड था वो क्या था। तो बेसिकली दिस इज़ दी कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये तो बड़ा फेमस है भाई, मैं कई बार बता भी चुका हूँ, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में भी आपके साथ जिक्र कर चुका हूँ इसका। इसके अलावा जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था एनालिटिकल केमिस्ट्री का, उसमें भी हम बात कर चुके हैं कि दिस इज़ दी कैलिब्रेशन कर्व मेथड। तो इससे भी क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं। आप क्या लेते हैं, आपका अननोन कंपाउंड है, आपको नहीं पता, वाटर सैंपल है, कोई भी है, तो आप क्या कर लेते हैं, उसके स्टैंडर्ड बनाते हैं, उसको रन करवाते हैं, आपकी कंसंट्रेशन आ जाती है। फिर आप अननोन लेते हैं, उसको रन करवाते हैं, वो उसकी एब्जॉर्बेंस आती है, उसको मैच करते हैं, तो आपको एक्चुअल में उसकी अननोन कंपाउंड की कंसंट्रेशन मिल जाती है। तो दिस इज़ नोन एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसको हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, लाइक दिस वन। ओके, स्टडी ऑफ टाटोमेरिक फॉर्म। तो आप किसी भी सैंपल है, आपने सिंथेसिस की है, तो आप देखना चाहते हैं कि हमारी कौन सी टाटोमेरिक फॉर्म जो है वो बन चुकी है, सिज है या ट्रांस है, या अभी स्टार्ट में सिज बनी है तो बाद में जाके ट्रांस बनी है, तो किस टाइम पे कब बनी है, कैसे बनी है। तो ये सारी चीज़ें आप क्वान्टिफाई कर सकते हैं यूवी विजिबल के थ्रू। कैसे? बिकॉज ये दोनों जो फॉर्म्स हैं, लाइक सिज फॉर्म एंड ट्रांस फॉर्म, दोनों की जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक हो गया। एंड दिस इज द लैम्डा मैक्स। कीटो फॉर्म जो है इसकी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल एसीटेटो एसीटेट है, और इसकी जो कीटो फॉर्म है इसकी लैम्डा मैक्स 275 होती है, और इसकी जो इनोल फॉर्म होती है इसकी लैम्डा मैक्स 244 होती है। आप इजीली उसको देख लेते हैं कि अब कौन सी फॉर्म जो है वो आपकी बन चुकी है, कीटो में कन्वर्ट हो चुकी है या इनोल बन चुकी है, तो ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरह फोर्थ पे चले जाएं, डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिग्रेशन। सिज ट्रांस एसोमर को भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि सिज की अपनी लैम्डा मैक्स होगी, ट्रांस की अपनी लैम्डा मैक्स होगी। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक कंपाउंड है स्टिल बीन, स्टिल बीन की सिज फॉर्म, दिस इज द सिज स्टिल बीन, दिस इज द ट्रांस स्टिल बीन, ठीक हो गया। तो सिज की जो लैम्डा मैक्स है वो 283 है और इसकी ट्रांस की जो है वो 295.5 नैनोमीटर है। इसी तरह आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप किसी भी सैंपल में, आपके सॉल्वेंट में, सैंपल है, सॉल्वेंट है, उसमें अगर इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं तो आप उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप प्योर सैंपल पहले लेते हैं, उसको रन करवाते हैं, आपके पास ग्राफ आ जाता है, वो उसको नोट कर लेते हैं, सामने रख लेते हैं। फिर आप देखते हैं कि आपको लगता है कि इसमें इम्प्योरिटी है, आप उसकी रनिंग करते हैं, सैंपल को रन करते हैं, तो आप देखें तो उसमें एक एक्स्ट्रा पीक आ जाती है। तो वो जो एक्स्ट्रा पीक होती है, जब आप उस अपने प्योर सैंपल के साथ मैच करवाते हैं तो आपको पता चलता है कि दिस इज़ दी इम्प्योरिटी। फॉर एग्जांपल, ये सारी चीज़ें थ्योरियाँ पढ़ लीजिएगा खुद। यहाँ पे चले जाते हैं, लाइक दिस वन। तो बेंजीन इज़ अ कॉमन इम्प्योरिटी इन द साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन भी सॉल्वेंट है, बेंजीन भी सॉल्वेंट है। तो बेंजीन जनरली कॉमनली इसमें साइक्लोहेक्सेन में एज अ इम्प्योरिटी मौजूद होती है। अगर बेंजीन इम्प्योरिटी मौजूद है तो दिस इज द स्पेक्ट्रा ऑफ साइक्लोहेक्सेन।
आपने इसको रिकॉर्ड करके प्योर सैंपल का साइक्लोहेक्सेन का लेके रख लिया सॉल्वेंट का। फिर आप क्या करेंगे, जो आपका इम्प्योर सैंपल है उसको रन करवाएंगे तो इस जगह पे आपको एडिशनल पीक मिलेगी। देखें यहाँ पे पीक है नहीं है, तो ये जो एडिशनल पीक है ये बेसिकली आपकी इम्प्योरिटी को शो करती है और इससे आपको पता चल जाता है कि आपका जो सॉल्वेंट है वो इम्प्योर है। इस तरह एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन, ये तो हम अभी भी बार बार पढ़ चुके हैं। तो भाई जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ती जाएगी तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो हायर विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स, इट मीन उसमें हायर कॉन्जुगेशन होगी। वो आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, वो आपका विजिबल रीजन की तरफ जाएगा, वो आपका कलर्ड कंपाउंड होगा। तो इस तरह आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लास्ट पे है काइनेटिक मेजरमेंट्स, तो आप किसी भी रिएक्शन का रेट भी मेजर कर सकते हैं बाय द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। UV visible provide a powerful tool for the determination of rate of reaction. Rate of reaction measured by the decrease in the absorbance when reactant is the absorbing species. जब आपका reactant absorb करता है तो आपका rate of reaction decrease होता है, और rate of reaction measured by the increase in absorption, जब absorption increase होती है तो वो आपको प्रोडक्ट मिलता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका कितना प्रोडक्ट बन चुका है और कितना रिएक्टेंट रह चुका है। दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म, दिस इज द सिंपल क्वांटिफिकेशन बाय द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी वी have discussed in this lecture.